मोग के मुलुक चांदनी खिल रही है, धान के खेत चमक रहे हैं। टंग के कमरे में खिड़की के पास बैठी है पंचमा। खुली हुई बालों की चोटी में फूल जड़े हैं, गले में चांदी की जंजीर, हाथ में हल्का सा लाठी। वो बैठकर नाजुक पत्तियों से बनी बीड़ी खींच रही है। पतली पतली थोड़ी खोखली आंखों से खेत की ओर देख रही है। कोई आएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई आता नहीं। चांदनी में खेत कुछ गीले गीले ठंडे ठंडे दिखाई दे रहे हैं, और उसी तरह ठंडक उसके शरीर में भी महसूस हो रही है। 20 साल की उम्र हो गई है पंचमा को, फिर भी 2-3 साल बाकी हैं। खिड़की के बाहर किसी के कदमों की खड़क सुनाई दे रही है। कोई मीठा सा शोर कर रहा है। पड़ोस के कुत्ते शोर मचा रहे हैं, लेकिन किसी अजनबी की नहीं। जरूर कोई जाना पहचाना है, पड़ोस का ही कोई लड़का। पड़ोस वाले कमरे में कान फाड़ कर बैठा है चाचा, और उसकी दूसरी पत्नी मंचिन मोगनी भी। सीढ़ी से टंग में आया, चाचा ने अपनी पत्नी से पूछा। ऊँट रहा है, कदम कदम से आ रहा है, मंची ने लगभग सांस रोकते हुए कहा। सुंदर का खंभा ऊपर टंग तक जाता है, जमीन से उठाकर एक इंसान जितना ऊंचा। टंग के नीचे बुनाई का तंतु बिछा है। वहीं ढेकी भी पड़ोस से मिली ढेकी नहीं, घास की तरह हाथ से घुमाई हुई। टंग की फर्श पर सादरी लकड़ी बिछी है। जहां लकड़ी में धरार नहीं, वहां शुपुरी के कुकड़े। आगंतुक के जूतों की आवाज फर्श पर गूंज उठी। पंचमा के कमरे का दरवाजा खुला। आगंतुक सीधे कमरे में प्रवेश कर गया। मीठा मीठा शोर करने लगा। पंचमा पहचान गई, मोचा मोग का बेटा लाफरा मोग। 23-24 साल का जवान लड़का, देखने सुनने में बिल्कुल बढ़िया। केवल देखने सुनने में, हालात क्या कहें। विशाल मोचा मोग की संपत्ति, लगभग 50 कानी जमीन, अनगिनत बैल, पड़ोस का सरगना मोचा। उसके नाम पर ही मोहल्ले का नाम पड़ा मोचा मोहल्ला। लाफरा की पोशाक लुंगी नहीं, लुंसी। मोटे बुनाई वाले को लुंगी कहते हैं, पतले को लुंसी। लाफरा बड़ा जमींदार है, कम से कम जमींदार का बेटा, और सबसे बड़ा बेटा, पहला संतान। मोगी कानून के अनुसार अगर पिता या मां में से कोई मरता है तो संपत्ति का 1/4 हिस्सा पाने का हकदार पा सकता है। बाद में और 1/4 का हकदार बनेगा, और जिसे वो शादी करेगा वही आधी आधी संपत्ति पंचमा की होगी। पंचमा का शरीर कांपेगा नहीं क्या? पास जाकर हंसते हुए खड़ी होगी नहीं क्या? क्या नहीं देगी एक चुंबन? जैसे अत्यधिक संकोच में सिर घुमा लिया पंचमा ने। उसकी आंखें तिरछी हुईं, होंठ कसकर साले हुए। ओह, चला गया क्या? दरवाजा बंद नहीं किया? चाचा झांझिया उठा। हाँ सही है, सीढ़ियों पर लौटने की आवाज सुनाई दे रही है। मंचिन ने निराशा से कहा। ओह, अब मुंह से भी शिश नहीं है। क्या अपयश! पंचमा ने ऐसा वर दिया। देख लगाने वाला लड़का, इतना हाथ बढ़ाकर लेने में जहां एक पल को भी झिझक नहीं होनी चाहिए थी। सांस लेने से पहले ही हाथ की हवा में भगा दिया। हो गया धन और मान में ऐसा कि लगता है दरवाजे में खिड़ के पीछे। पूरी लड़की क्या पागल है? बर्बाद हो गया। मंचिन ने मत की बट्टी में एक चुस्की दी। हरामजादी! दांत किटकिटाकर छाजा ने जोर का एक घूंट मारा। इतनी मीठी शराब खड़वी हो उठी। फिर कोई आया क्या? हाँ, आशीष दे रहा है। जब कुत्ते नहीं भौंक रहे तो इसी पाड़े का कोई होगा, पहचाना आदमी। मुंह बढ़ाकर जरा देख तो। शराब में थलथला रही है मंचिन। खुले दरवाजे से मुंह बढ़ाकर देखा, थानदान। बुरा नहीं, थोड़ी उम्र हो गई है, बस यही। वैसे लड़के की उम्र ही क्या होती है? क्या कमरे में घुसा, मन नहीं मिला, इसीलिए थानदान का अपनी औरत से अलगाव हो गया। कोई झगड़ा फसाद नहीं, बस कह दिया था उसने, तू अपने मन के आदमी के पास जा, मैं अपने मन की औरत ढूंढ लूंगा। कोई दस्तावेज नहीं, कोई अदालत नहीं, सिर्फ मन मन का समझौता, और वही समाज के सामने, कानून के सामने, सीधा सबूत। स्वस्थ व्यवस्था। मन मिले तो साथ रहो, ना मिले तो रास्ता देखो। रुचे तो खाओ, ना रुचे तो जाओ। जैसे कटाक्ष में शादी, वैसे ही कटाक्ष में तलाक। नई औरत खोजने निकला है थानदान। पसंद आ गई है पंचमा, लेकिन पंचमा, जरा देख तो दरवाजे में कुंडी लगी या नहीं। मंचिन को धक्का दिया चाचा ने। कौन जाने, इतनी देर हो रही है तो शायद लगा दी होगी। मंचिन उठ भी नहीं पा रही, लड़खड़ाकर बोली, मैं। लेकिन ऐसा जवान लड़का छोड़कर आखिर इस आधी उम्र वाले को पकड़ेगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। मन का मुकद्दमा बड़ा उलझा हुआ होता है। किस पर फैसला, किस पर खारिज, कौन बताए? उस्ताद बैठा है, साज सजा है, वीणा गोद में, फिर भी गीत नहीं जमता। चारों तरफ बारिश पड़कर ठंडक है, नरम बिस्तर तैयार, फिर भी नींद कहाँ? थानदान भी शायद चला गया। झूमते हुए बोली मंचिन। चला गया? कुंडी नहीं लगी? चाचा उछल पड़ा।
और कोई रिश्ता इस इलाके में? खिड़की खोल के बैठा रहे सारी रात। अगर सच में कोई ना आए, अगर दरवाजे में कुंडी ना लगाए पंचमा, नहीं लगाएगी ही तो 20 साल तक इंतजार करेगी, और जैसे ही 20 पूरे होंगे पर निकलेंगे और उड़ जाएगी किसी और तरफ। मंचिन अब बैठ नहीं पा रही, देह ढीली पड़ रही है। कीचड़ में फिसलती हुई बोली, अब मुझसे नहीं बैठा जाता और शराब भी नहीं है। पाटा तन पर ही लुढ़क गई मंचिन, लेकिन चाजा को सोना मना है। उसने टोप डाला है, फांस की तरफ ताकते हुए उसे किनारे बैठा रहना होगा। लेकिन कहाँ है सीटी, कहाँ है ताली, पाटा तन पर जूतों की मसमस कहाँ, दरवाजे की कुंडी की आवाज कहाँ? क्या बोईशाखी पूर्णिमा की ये रात यूं ही बेकार चली जाएगी? चाचा के कान भौं भौं कर रहे हैं। सीटी नहीं सुन पा रहा, ताली भी नहीं। हो सकता है नंगे पांव ही चढ़ाए कोई। आए, आने दो। अगर कुंडी पड़ ही जाए तो चिंता क्या, भोर में उठकर देख लेगा चाचा। एक बार बाहर की ओर देखा, ज्योत्सना झिमझिम कर रही है। झूलते झूलते कब करवट लेके सो गया। अचानक कुत्तों का झुंड भौंक उठा। लगता है पराये मोहल्ले का कोई आ पड़ा है। चाचा हड़बड़ा कर बैठ गया। कौन रे, कौन रे? छेनी की ओर हाथ बढ़ाया। रात बहुत हो चुकी थी। चांद खिड़की के पास आ गया है। जरा झांक कर देखा, पंचमा अब भी जाग रही है। वैसे ही खिड़की के पास बैठी, दरवाजे में कुंडी नहीं पड़ी। बुद्ध की तस्वीर के सामने एक नई मोमबत्ती जल रही है। लेकिन कुत्तों का भौंकना अचानक थम क्यों गया? अगर चिल्लाए थे तो चुप क्यों हो गए? क्या कुछ खाने को मिल गया? पांव दबाकर टंग से नीचे उतरा चाचा। सुनी उसने दबी हुई फुसफुसाहट। खिड़की के नीचे खड़ा कोई पंचमा से बात कर रहा है। हाँ, सब सो गए हैं, धुंधली सी आवाज में कह रही है पंचमा। चुपचाप ऊपर आ जाओ, कुत्तों को अफीम मिली मिठाई खिला दी है, कोई डर नहीं। अभी तक मेरे ब्याह का लगन कबर नहीं हुआ है। एक के बाद एक मोमबत्तियां जला रही हूं मैं। मेरे साथ साथ ठाकुर भी जाग रहे हैं। मग लोग बूढ़े देवता को ठाकुर कहते हैं फारा तारा। फिर भी क्या रूपा हिचक रहा है? सीधे चले आओ, दरवाजा खुला है। तुम जैसे ही भीतर कदम रखोगे मैं कुंडी चढ़ा दूंगी। एक बार, बस एक बार कुंडी चढ़ गई तो ब्याह पक्का। सिर्फ एक पल, कमरे में दाखिल होना और कुंडी का गिरना। उसके बाद कमरा कमरा नहीं रहेगा, अंधेरा अंधेरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या होगा? पिता की इच्छा से मैं स्वयंवर में बैठी हूं। अगर मेरी उम्र 20 होती तो मैं रास्ते घाट हाट बाजार घूमकर अपना वर खुद पकड़ लाती। 20 में अभी पांव नहीं दिया है, इसीलिए ये दुर्दशा। पिता की चलेगी, लेकिन 20 की न सही। मैं बिल्कुल बच्ची भी नहीं हूं, समझदार हो चुकी हूं, सयान शक्त हो चुकी हूं। इसीलिए मेरा भी एक मत है, मैं भी हाँ ना कर सकती हूं। इसीलिए तय हुआ है स्वयंवर होगा। 20 से कम उम्र की लड़कियों के साथ जैसा समाज में होता है, जहां गाय बछड़े का भाव हो वहां जंगल में भी दूध उतर आता है, पर यहां बाप बेटी का तालमेल नहीं। इसीलिए सब कुछ जैसे बेटी के हाथ में नहीं, वैसे ही सब कुछ पिता के हाथ में भी नहीं। तय हुआ है सदर में बैठकर पहले पिता छांटेंगे और बेटी, यहां पंचमा हल्का सा हंसी, बेटी करेगी छटाई। लेकिन अगर मन का आदमी एक बार भी इस चौखट के उस पार आ गया तो फुर्ती से कुंडी चढ़ा दूंगी, जोर से। एक बार कुंडी पड़ गई तो पंचमा अखिल की रानी हो गई। दरवाजे पर किवाड़ गिरा सही, लेकिन मन का किवाड़ खुल गया। और कोई रास्ता नहीं, नहीं, हाथ में हाथ जैसा कुछ नहीं। एक ही रास्ता है, तुम्हारे साथ भाग जाना। तो चलो ना। खिड़की के पास शायद थोड़ा और आगे आगे रूपा बोली, खाल के घाट पर नाव बंधी है, आधी रात में ज्वार आया है, लेकिन कोई लाभ नहीं। इस पाड़े से उस पाड़े कहाँ जाओगे तुम मुल्क छोड़कर? बाबा फिर पकड़ लाएगा। फिर भी इस बार मिलाकर 3 बार भागना होगा। एक बार और 4 बार भाग जाना हो जाए तो पंचमा जानती है 20 साल की लड़की अपनी इच्छा से जिसे चाहे ब्याह सकती है। साथ बैठकर एक थाली में भात खा लिया तो ब्याह सिद्ध है। लेकिन 20 से कम होते ही सारी झंझट बाप की चलेगी। हाँ, अगर लड़की 20 से कम हो पर 16 से ऊपर हो और लगातार 4 बार किसी एक के साथ बाप के घर से भाग सके तो चौथी बार के बाद उसी के साथ उसका ब्याह पक्का हो जाता है। एक ही आदमी को पकड़कर इतनी हट समाज पर शासन करना नहीं चाहता, ब्याह मान लेता है। लेकिन वो रास्ता बहुत नटखट। कितना सा तुम्हारा मुलुक, कितनी सी तुम्हारी महल्ला, ये पाड़ा नहीं तो वो पाड़ा, ये बंदर नहीं तो वो बंदर, पर जाओगे कहाँ? दूर आराकान तो जा नहीं सकते। कहाँ, कितनी दूर? इस इलाके के बाहर तुम्हारा कोई अड्डा नहीं, इसलिए लोगों को खबर हो जाएगी। बाबा कान पकड़कर लड़के को घर वापस ले आएगा। वो होगी लज्जा भी और कांड भी। फिर भी 3 बार तो होगा, फिर एक बार और। किसी तरह दोनों कहीं थोड़ी देर को छिप गए, बस। तब फिर हमें कौन पाएगा? लेकिन 4 बार तो अभी नहीं होगा। ये चांदी सी रात, ये सोने सा मौका, इसे क्या ऐसे ही गंवा देगी? जो अभी अभी मिल रहा हो उसे कौन टालता है? जहां 2 कदम में 16 आने मिले
वहां 12 आने के लिए 20 कदम कौन चले? लेकिन तुम्हारे बाबा रास्ता रोकेंगे, घर में घुसने नहीं देंगे। सो गए हैं बाबा, देखो ना अब कितनी रात हो गई। चले आओ दब्बे पाओ। मैं दरवाजे की ओर बढ़ रही हूं। चौखट पार करते ही सांस पड़ने से पहले पहले दरवाजा बंद कर दूंगी, खटाक से, और उसी के साथ सब कुछ बंद। गली के मुहाले से टंग की सीढ़ी की ओर बढ़ा रूपा। जो अभी अभी होता है उसके लिए कौन बैठा रहता है? जो घर में मिल जाए उसके लिए कौन नदी में भटके? एक और कदम बढ़ा ही था, कंधे के पास छीनी की चोट पड़ी। नशे भरी आवाज में खलखलाकर हंस उठा चाचा। बिमंती कुत्ते भौंक उठे। गिरा नहीं रूपा, मार खाकर भी सीधा भाग गया खेतों की ओर। खाली कमरे में पंचमा ने दरवाजे में खिल चढ़ा दी। ब्याह का लगन खत्म कर दिया। फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी और चाचा सोचने लगा, एक ही बार में क्यों रुक गया? शराब के नशे में देह हिल रही है, हाथ कांप रहे हैं, वार ठीक से बैठ नहीं पाया। अब भी कई वार बाकी हैं। हाथ में झनझनाहट है। शराब के नशे के साथ साथ अब चढ़ा आया है खून का नशा। वो भाग रहा है। रूपा, हाँ, अब पकड़ में नहीं आएगा तो फिर किसे मारे? किस पर उतारे ये आग? कहाँ है उसका दुश्मन? अचानक कलीमुद्दीन साहब का चेहरा याद आ गया। मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ गई। याद आया, दरवाजे के पास दीवार पर टंगा जूते का तख्ता, बेंत, हंटर और पर्दे के पीछे शायद बंदूक भी। नहीं, मार काट के सपने देखने की जरूरत नहीं। घास में रगड़कर छेनी से खून पोंछ दिया चाचा ने। कलीमुद्दीन खास महल दफ्तर का अफसर है। उसके दफ्तर में दरवाजा खोलते ही राजा रानी की तस्वीरें नजर नहीं आएंगी। नजर आएगा एक जोड़ी जूते, दीवार में कील ठोक कर उनके सिर के बल लटका रखे हैं। दूसरी जोड़ी कहाँ है? किसी दोस्तनुमा आगंतुक ने पूछा था। जूते का आकार देखा है? कितने इंच लंबा होगा सोचो। ये जूता क्या पहनने के लिए है? तो फिर किस लिए? थोड़ी अकल लगाओ तो समझ में आएगा, मारने के लिए। बिना मारे लगान वसूला जाएगा। बेत से मारा जाता है, बिछूटी से भी। जोर में जूते से कम नहीं। लेकिन जो काम जूता करता है वो और कुछ नहीं करता, क्योंकि हर हथियार में सिर्फ मार होती है। जूते में मार से ज्यादा कुछ और भी होता है। जूते में अपमान लगा होता है, मार के साथ अपमान। जैसे खुले जख्म पर नमक छिड़क देना। एक मामूली सिपाही और एक चौकीदार चाचा को पकड़ लाए कचहरी में। चौकीदार कमर में रस्सी बांधने लगा। तुरंत सिपाही झड़क उठा। क्यों, कोई फौजदारी की है उसने? रस्सी क्यों बांधोगे? टेढ़ा हुआ तो तब देखा जाएगा। नहीं, चाचा कोई उच्छृंखल, कोई भागने वाला नहीं। कचहरी से बुलावा आया है, वो जाएगा पीछे पीछे। लगान नहीं दिया तो क्या हुआ? कौन सा आसमान टूट पड़ा? अपराध जो भी हो, सजा तय है, खुली हुई, तैयार। लगान कहाँ है? खास महल का हाकिम गरजा। खाजना किस बात का? चाचा के मुंह से निकल पड़ा। गुस्से में नहीं, जैसे हैरानी में। सच ही तो है, हैरान होने की ही बात थी। कौन सा अंधा समुंदर पार करके दूर अराकान से वे झुंड बांध कर आए थे, जंगल काटने, उसे खेत बनाने। और हर हर चर पर कैसा घना जंगल था। झाड़ियों की ओट में बाघों की आहट, सांपों की सरसराहट, हाथ में वही छीनी जिसे देखकर जंगल रास्ता छोड़ देता था। जंगल काटते काटते उन्होंने पेड़ों पर कांग बना ली। बाघों के डर से पेड़ों पर ही उनका घर। जैसे ही जंगल थोड़ा साफ हुआ, थोड़ी सी जमीन निकली, वैसे ही देसी लोहार से हल मंगवाया। जंगल से ही भैंस पकड़ लाए, मिट्टी में फाल उतारी, सूखी लकीरों में रस उतर आया और उगाया काजल सा काला धान। काले जंगल इस तरह धान के खेत बनते चले गए, सिर्फ साहस से, सिर्फ मेहनत से और खून की कीमत पर। कोई बाघ के पेट में गया, कोई मगरमच्छ के, किसी को सांप ने काटा, कोई मलेरिया में गल गया। फिर भी वे नहीं रुके। उन्होंने जंगल को हराया, जंगल के जबड़ों से जमीन को छुड़ाया। सिर्फ छुड़ाया नहीं, उसे फलवती बनाया। खून दिया तो उसका भी खाजना। इतना पसीना और फिर भी। अच्छा, मान लिया तूने जंगल काटा, मिट्टी को खेत बनाया, लेकिन वो मिट्टी क्या तेरी है? तेरे बाप दादा की जायदाद? अगर मिट्टी तेरी नहीं तो खेत भी तेरे नहीं। जंगल उठाकर जो खेत बनाया उसके बदले 2 साल की माफी मिली थी। अब धीरे धीरे खाजना बैठ रहा है, हिसाब से, कायदे से। जितनी तेरी जमीन उतना ही कर। नाम मात्र का खाजना है, दिखने में मोटा लगता है। और एकदम से नहीं चढ़ा, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ रहा है। नहीं तो तुम क्या समझे थे? जिसका मन होगा 2-3 खेत घेर लेगा, मनचाही फसल काटेगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। और सुन, तुम मोग आकर यहां बसे हो, डेरा जमाया है, पर यह मोगों का मुल्क नहीं,
ये कंपनी का इलाका है, लूट लपाट करके जमीन हड़पोगे ये जंगलीपन सरकार नहीं सहेगी, इसलिए कानून बनाया गया है, बंदोबस्त किया गया है। पहले 2 साल लाखे राज, उसके बाद रूम रूम करके इतना साफ साफ चाचा कुछ समझ ही नहीं पाया। सिर्फ इतना समझ में आया कि जंगल काटकर खेत बना देने से ही ये जुल्मदारी। अच्छा, तो फिर जोतने से बेहतर ये था कि जमीन पर फिर से झाड़ उगाते, फिर जंगल बन जाता। तो फिर कोई रास्ता नहीं, तू छोड़ देगा तो जमीन खास हो जाएगी, नई बंदोबस्त में चली जाएगी, खास महल की यही मर्जी। और सुन, जमीन जंगल बन भी जाए तो भी तू लौट नहीं सकता। कहाँ जाएगा? तो यहां बस चुका है, घर बांध चुका है, संसार बना लिया है, लौटेगा तो खाएगा क्या? जमीन और जहां भी जाएगा कहीं भी अब मगों का मुल्क नहीं। इसलिए खाजने का इंतजाम कर, खाने के लिए धान रख, जो बचे बेच और खाजना चुका। इतना हिसाब किताब मुझसे नहीं होगा, जब हाथ में पैसा आएगा तभी दूंगा। अब तो जंगल में भागा नहीं फिरता, पर पैसा आए कहां से, ठहरे कहां? दूर दूर से विदेशी सौदागर नावें लेकर आते हैं, दुकानें खुलती हैं, जो मिलता है समेट ले जाते हैं। धान खलियान में पहुंचा नहीं कि मनिहारी, रंगीन माल सब आ घेरते हैं। विदेशी व्यापारी ही क्यों, यहां देशी जुए की भी अड्डेबाजी है। को खेल, फेक जाती, हाथ की सफाई का ताश, उसी में सब कुछ उड़ जाता है। और ऊपर से सादा शराब चले नहीं, चाहिए विलायती। और अगर पूरी तरह काम का न रहना हो तो अफीम पकड़ो, आंखों को एक पतली रेखा बना दो और डूब के बैठे रहो। खाजना कहाँ है? खास महल का हाकिम गर्जा, दोनों हाथ फैलाकर एकदम खाली। बेबस हंसी हंसा चाचा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि पीठ यूं ही खाली छोड़ दी जाए। खाजना वसूली का जूता एक बार पीठ पर पड़ा, फिर एक बार। अच्छा हुआ डेला बांधकर अफीम खा आया था चाचा, इसलिए फिर भी निर्लिप्त सा हंस सका। पानी में डुबोकर रखने से मार कहीं अच्छी, मार की एक हद होती है। पानी में डाला तो कब पार होगा कोई ठिकाना नहीं। घड़ा बर्तन करघा घानी जब्त करके क्या मिलेगा? जमीन पकड़ो, लेकिन जमीन पकड़ने से पहले एक बार और कचहरी में लाओ। जूते के पंजे से नहीं, अब एड़ी से मारो, पीठ पर नहीं गाल पर मारो तो कैसा होगा? मग के सिवा मग की जमीन कोई नहीं पकड़ सकता। अगर जरा भी आपस की पहचान होती तो एक होकर तय किया जा सकता था, कोई किसी की जमीन नहीं लेगा। लेकिन कानून के घर में कानून को ही धोखा दिया जा रहा है। पहले घर जमीन का कोई निशान नहीं था, अब भारी लगान भरने वाले मालगुजार हैं। पड़ोस के गांव का जोरदार जोतदार मन की मुराद, मगों के मुल्क की जमीन थोड़ी हथिया ले, इसलिए पहले ही खास महल के मुंशी को हाथ कर लिया। एक नकली फरेबी मग खड़ा करके नीलामी की जमीन खरीद ली। शायद उसे एक डला अफीम दी या 2 बोतल विलायती पानी, उसी में नाम किराए पर चल गया। नाम चल रहा है नाथुमक, धान उग रहा है मकी माली के खलिहान में। ऐसे कौर भी हैं हरिश्चंद्र कौर। मग चुपचाप उनके बटाईदार बने रहते हैं, यही है चाल। खेत पर नाम उनका, खाट पर हरिश्चंद्र और मकी माली। इस तरह जमीन एक बार हाथ से निकल भी गई थी, फिर चाजा ने उसे वापस अपने कब्जे में ले लिया। पिछला परिवार समझदार था, नाव चलाता, मछली पकड़ता, लकड़ी चीरता, करघा चलाता, खुद मेहनत करता और चाजा से भी काम करवाता, यहाँ तक कि भूई भी बोता। जब जमीन की हालत पतली होने लगती तो अफीम छोड़ देता, शराब की मात्रा घटा देता, जुए के अड्डों में ना जाकर ठाकुरबाड़ी भेज देता। ठाकुरबाड़ी यानी फाबा तारार का घर। नेक रास्ते पर रहो तो बूढ़ा मानू दया करता है, हाथ में पैसा आता है। और जब हाथ में पैसा हो तो जमीन जुटाने में कितनी देर लगती है, और अगर जमीन मिल जाए तो राजपाट की और क्या कमी। इसी तरह 13-14 साल बीत गए, एक के बाद एक। कई हाकिम बदले, लेकिन लगान वसूलने वाला जूता नहीं बदला। तलवे में कीले जड़ दी गई, यहाँ वहाँ कुछ पैबंदों का तमाशा हुआ, पर मारपीट की रस्म चलती रही। अफीम और शराब के बदले बेनामी तरीके से जमीन हथियाने का खेल जारी रहा। बस एक ही नहीं रही, चाजा का परिवार, पंचमी की माँ। मेहनत के मुकाबले खाना ना मिलने से उसे पीलिया हो गया। पीलिया से सफ़ेद पड़ती चली गई धीरे धीरे। शुरू में चाजा को उतना कष्ट नहीं हुआ। उसके मरते ही तारा व मक की तलाकशुदा औरत को देखकर जिस परिवार को, मंचिन को, उसे घर में ले आने का मौका मिल गया, मना भी नहीं कर सका। आखिर वो मरे हुए पैदा तो नहीं हुआ था मगों के इलाके में। मेरा रंग ढंग जरा ज्यादा है, इसीलिए बेकार में शक करते हैं। जिस पर शक किया जा सकता है लेकिन जिसका सबूत नहीं मिलता। चाजा को लगा उसमें एक नए तरह का स्वाद है। उसके साथ बैठकर शराब पीने में एक नया मजा है, एक नई तरह की सुस्ती। इस बार जब बकाया वसूली के लिए चाजा को पकड़कर कचहरी लाया गया, तब अचरज वो रो पड़ा, मन ही मन रो पड़ा। पंचमी की माँ के लिए रो पड़ा। पीठ पर जब जूता पड़ा तो लगा जैसे सीने पर मारा गया हो। लगा नीलाम हो जाने के बाद फिर से नई जमीन पकड़ने की ताकत अब उसमें नहीं रही। पंचमी की माँ मर गई है, मगर पंचमी तो है,
पंचमी हालात लौटा सकती है। उसे कुछ खास मेहनत मजदूरी नहीं करनी होगी, बस एक तगड़ा असरदार वर देखकर चुनना होगा। ऐसा वर जो आसानी से धान के ढेर में हाथ डाल सके, जो जायदाद में 8 आने का हिस्सा ले सके। अगर ये बची खुची आध कानी जमीन भी चली गई तो चाचा को मजदूरी करनी पड़ेगी, दूसरों की जमीन में किरियानी, पेट भरने के लिए हलिया। और बीवी ना रही तो रोज रोज का कुटुंब भी नहीं। शराब नहीं मिलेगी तो मन भी नहीं लगेगा। जिसने नमक भात खाकर साथ निभाया था वही उसकी बीवी थी पंचमी की माँ। पंचमी उसकी बेटी होकर ऐसी नाज नखरे क्यों दिखा रही है? क्यों नहीं समझती अपने बाप की हालत? ओ पंचमी, मुंह उठाकर देख, व्यापारी का सामान तेरे घाट के दरवाजे पर आ गया है, समझ ले अपने जरूरत का माल। पंचमी की आंखें सस्ते सौदे की तरफ चमक उठी। तालतली के टूटे हाट में दोनों की मुलाकात हुई, पंचमी और रूपा की। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके पंचमी बोली, भाग चलेंगे। भागोगी? रूपा की डूबी डूबी आंखें चमक उठीं। तो फिर ये तीसरी बार होगी। 22 घाट पर दोनों अलग अलग रास्तों से आके पहुंचे। पल भर में बातें, पल भर में मन की समझ। बातों पर बात नहीं चढ़ी, न कोई लंबा मशवरा, बस आंखों की एक झलक में खुले आकाश का संदेश। अगर इस बार पकड़े गए तो? डर डर के पंचमी बोली। तो इस बार वार पीठ पर नहीं, गर्दन पर पड़ेगा। रूपा हंसा। फिर भी 3 बार तो हो जाएंगी। और एक बार और हुआ तो तू मेरी बीवी, मेरे घर की पक्की घरवाली। पंचमी को अजीब सा डर लग रहा था। बार बार लग रहा था पकड़े जाएंगे, या यूं कहो पकड़े तो जाएंगे ही। पकड़ा जाना ही होगा। पकड़े नहीं गए तो लोग समझेंगे कैसे कि हम दोनों साथ भागे थे। पकड़े जाना ही तो हमारी जीत है, हमारी चाल। तो ज्यादा दूर भटके बिना पास वाले घाट पर ही जाकर पकड़ा देंगे अपने आप को। शोर मचाएंगे, लोगों को खबर करेंगे, हाट घाट के लोगों को जमा करेंगे। फिर कहेंगे, अरे नाव में कौन जा रहा है? चाजा मक की बेटी पंचमी और फौना मक का बेटा रूपा नहीं, फिर और कौन? समाज की आंखों में धूल झोंक कर भाग रहे हैं क्या किसी कांड कहानी की साजिश में? पकड़ो पकड़ो दोनों को। हम हंसते हंसते पकड़ा देंगे अपने आप को। हमारे मन में कोई छल कपट नहीं। हमेशा के लिए पकड़े जाना चाहते हैं, इसलिए आज पकड़ा देना चाहते हैं। आज तुम्हारी दिशा ही उल्टी हो रही है पंचमी। एक रात साथ ना बिताई हो तो उसे भागना कहते हैं क्या? दोनों नाव में बैठकर जरा सा अकेले घूम आए, उसे भागना कहते हैं? उसे कहते हैं हवाखोरी। एक रात घर और मोहल्ले से साथ साथ गायब रह सके तभी भागना पूरा होता है। भूल गई तुम? साथ एक रात, और वो भी मोहल्ले के बाहर। मोहल्ले के बाहर मतलब गांव से बाहर। मग लोगों में एक मोहल्ला ही एक गांव होता है। मगों के यहाँ गांव नहीं, सिर्फ मोहल्ले होते हैं। एक ही फैलाव में एक बस्ती, नहर के किनारे। और जो नहर है वही नदी, पार दिखाई नहीं देता। बाकी सब धान के खेत, फैले हुए धान के खेत, और बहुत दूर एक और बस्ती, एक और मोहल्ला। पंचमी को पहले 2 बार की बातें अच्छी तरह याद थीं। दोनों बार ही वे मोहल्ले के बाहर रात बिता चुके थे। पहली बार तो एक घोर जंगल में रात कटी थी। किस रास्ते से कहाँ आ पहुंचे थे कुछ भी ध्यान नहीं रहा। उस बार भयानक ठंड थी। लकड़ी पत्ते जमा करके रात भर आग जलाए रहे थे। सिर्फ ठंड के डर से नहीं, बाघ के डर से भी। हर वक्त डर लगा रहे तो क्या अच्छा लगता है। ये तो जंगल जलाना नहीं, मन जलाना था। एक बार पंचमी ने मुंह खोलकर कहा था, और कितनी आग सहूं, नींद नहीं आती क्या? अच्छा तुम मत सो। रूपा ने हंसी की एक झिलमिल आंखों में उतार दी थी। डर तो तुम्हें नहीं है, मैं सारी रात जागकर पहरा दूंगा। बाघ से डर हो सकता है, मुझसे नहीं। ठंडी जमीन पर क्या सोया जाता है? रूपा ने उसके फूले हुए जोड़े पर हल्के से हाथ फेर दिया था। तुझे सीने से लगाकर रात काटने का दिन अभी नहीं आया है। धीरज रखो, बूढ़े मनु को याद करो। सोचो हमारी कैसी बड़ी परीक्षा है। अगर यूं ही बाप की मर्जी चलती या तुम 20 साल की होती तो सब कुछ कितना आसान होता। लेकिन हमारा तो सिर्फ ब्याह नहीं, हमारा प्यार है। और प्यार के नियम और भी कठिन होते हैं। आग के और पास आओ, डर कैसा? आग ही तो हमारी रक्षा करेगी। दूसरी बार थी घोर बारिश। गहरी काली रात, बारिश झमझम कर रही थी। उस दिन नाव थी एक पेड़ के नीचे एक कोष में। इस बार जैसी हल्की डिंगनाव नहीं, जल से बचने की कोई साधन नहीं था। चौकी के सामने घने झाड़ियों में नाव को पूरी रात छुपा रखा था। भीग कर सारा शरीर ठंडा हो गया था। दांत से दांत सिकोड़े हुए हंसी फूटी। फिर भी मन में बारिश की तारीफ की। बारिश ने ही उन्हें बचाया था। जितना आगे बढ़ते गए परीक्षा उतनी कठिन होती गई। इसलिए इस बार तीसरी बार की रात महीन महीन चांदनी उठ रही थी और नाव भी मिल गई। कोष जैसी नहीं बल्कि ठप जे दी गई डिंग नाव शांत नदी पर धीरे धीरे झूलती झूलती बह रही थी। निशुती रात चांदनी में केवल नदी का कलकल सुनाई दे रहा था। कहीं झुरझुरे मिट्टी गिरने की आवाज। आज रात उन्हें किसका डर? बाघ का नहीं, तूफान का नहीं, उत्पन्न शेनी का
नहीं, इस पानी की सतही शांति का। तुम्हारी पीठ का घाव कैसा है? ठीक हो गया? ज्यादा नहीं पड़ा? नशे के हाथ में जोर कहाँ? क्या शहर के अस्पताल गए थे? वहां जाऊंगी तो पुलिस के फंदे में फंस जाऊंगी। अस्पताल गई तो पीठ के घाव सूखने से पहले ही पुलिस आ लगेगी। ऐसी ही उल्टी सीधी बातें। अचानक जम्हाई लेते हुए अंगड़ाई तोड़ी पंचमी ने। बोली, क्या मग मुल्क से बाहर ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम दोनों एक ही ज्वार में पहुंच सकें? क्या ये नदी सीधी राह नहीं जाती, या बस यूं ही टेढ़ी मेढ़ी घूम फिरकर मगपाड़े में ही लौट आती है? मग मुल्क छोड़कर और कहां बसोगी? क्या हम कलकत्ता में रह सकते हैं या किसी और शहर में? हमारे कानून कायदे जो भी हों, हमारे रिवाज जो भी हों, हमारा मुल्क ही हमारा राज है। या तो ये पाड़ा या वो पाड़ा। जैसे दिल का आदमी चाहिए वैसे ही टोली के लोग भी चाहिए। अब कितनी रात हो गई? आंख बंद कर एक और जम्हाई ली पंचमी ने। आधी रात। झाड़ियों के पास किनारे नाव लगाकर बोला रूपा, नींद आ रही है? पतवार छोड़ दो, सो जाओ। नींद नहीं आ रही। पंचमी की आवाज में रूठापन था। तो फिर नाव चलाऊं? और नहीं तो अब तुम्हें पकड़वा दूं? एक पल के लिए रूपा बिल्कुल चुप हो गया, फिर बोला, नहीं, अभी एक किस्त बाकी है। जो नियम है वही मानना होगा। नियम न माना तो शांति नहीं। सबसे कीमती चीज है शांति। कब आएगी वो आखिरी किस्त, कौन जाने। नियम का न सिर है न पूंछ। अगली रात कब आएगी, इसी सोच में क्या आज की रात गंवा देनी चाहिए? ना गंवाएं तो क्या होता है, कौन पूछने आएगा? बूढ़ा मानू सब जानते हैं, सब देखते हैं, हिसाब रखते हैं। अगर नींद नहीं आ रही तो बीड़ी पी लो। पिरान की जेब से रूपा ने गोल पत्ते की बीड़ी और देसी माचिस निकाल दी। बोला, फारा तारा की दया से रात देखते देखते कट जाएगी। नहीं कटी देखते देखते। दो छोटी डोंगियां छप छप चप्पू चलाती हुई दोनों ओर से आकर उन्हें घेर लीं। एक शोरा सरदार की नाव, दूसरी चाचा की, साथ में कई मर्द, कई मातब्बर। इस बार मैं लड़की को ही काट डालूंगा। चाचा झपट पड़ा। चिवड़ा बनवाने के लिए नया धान खरीदने हाट भेजा था। उसी बीच छीनी साथ लाने नहीं दी शोरा ने। बीच में पड़कर चाचा को निहत्था किया। बोला, अरे मारोगे क्यों? भागना तो नाकाम हो गया, उसी में तो काम हो गया। फिर रूपा को डांटा, इतनी हड़बड़ी क्यों? 1.5-2 साल और इंतजार नहीं कर सकता था? रूपा ने सिर झुका लिया, जैसे उनके सामने नहीं अपने ही सामने हार गया हो। सच ही तो है, इतना संयम वो दिखा सकता है और इतना भी नहीं। पास बैठकर पास रह सकता है और दूर बैठकर स्थिर नहीं रह सकता। सन्निकटता में शांति और अदर्शन में व्याकुलता। और 1.5 क्या 2 साल, तब तो सब सिद्ध हो जाएगा। सच ही तो है, इतना सा समय अगर थोड़ा धीरज धरकर काट लिया जाए तो इतना सहा और इतना नहीं सहा जाएगा। उन्हीं के साथ साथ समय भी उसका शत्रु जान पड़ता है। लगता है जितनी जल्दी हो सके मंदिर पहुंच जाना चाहिए। पंचमा का ख्याल आते ही समय की दिशा बोध ही खो जाती है। लगता है किसी और को नहीं, इसी समय को जीतना है। इसी समय को जीतने के लिए तो फारा तारा घर छोड़कर निकले थे। बाइस्थली के मोड़ पर आकर रास्ते अलग हो गए। डाक बंगले के पास से जो रास्ता घूमकर जाता है वही चाचा ने पकड़ा। दाहिने हाथ से पंचमा का बायां हाथ कसकर जकड़े हुए। छैनी साथ लाने नहीं दी शोरा सरदार ने, लेकिन घर में है, काट छाट सब उसी छैनी से होता है। उसी छैनी से आज घर जाकर तुझे काटूंगा। आज शराब नहीं पी है कि हाथ फिसले, काट कर तुझे मिट्टी के नीचे गाड़ दूंगा। मगरमच्छ के मुंह में डालूंगा नदी में। पंचमा के मुंह से राह की आवाज भी नहीं निकली। किस साल किस तारीख को उसका जन्म हुआ, बाप से सुनी बातों के सहारे वही हिसाब मन ही मन करने लगी। मां नहीं है जो दिल का दुख समझे, एक बात में जन्म तारीख को पीछे खिसका दे। तुम मेरे लिए भयानक कलंक है। जात जमात की मजलिस में मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। तुझे मैं अब घर में नहीं रखूंगा, ना खाने पहनने को दूंगा। लेकिन सोचती है, उस सुअर के नाखून जैसे आदमी के साथ निकल जाने दूंगा? कभी नहीं। तुझे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो लड़की घर गृहस्थी की सुगड़ाई में नहीं आती, उसे रखकर क्या करूं? कुछ दूर जाते ही मरफत शेख से मुलाकात हो गई। मरफत शेख डाक बंगले का चौकीदार है, लेकिन वो पेड़ के नीचे ऐसे सिकुड़कर क्यों बैठा है? क्या मियाँ, बैठे क्यों हो? मग लोग मुसलमानों को बंगाली कहते हैं। इन्हीं बंगालियों की पड़ोसियत में रहते रहते उन्होंने टूटी फूटी बंगला सीख ली है। मरफत ने मुंह उठाकर देखा। चांदनी की रोशनी में ये वो क्या देख रहा है आंखों के सामने? ये तो हर कुमारी है। रो रही हो क्या? इतनी रात में बाहर क्यों आई हो? क्या हुआ? चौकीदार ने संक्षेप में अपनी कहानी सुना दी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, घर से भी भगा दिया गया है। इस आधी रात में? चाचा को कुछ खटका सा लगा। अपराध भयानक है। जिले का लाल मुंह वाला बड़ा साहब आया हुआ है, डाक बंगले में ठहरा है। दोपहर में उसने पक्षी शिकार किया, अब आधी रात को उसे दूसरी किस्म का शिकार चाहिए। शाम होते ही बोतल बोतल लाल पानी पीता रहा है, अब बिल्कुल बेकाबू हो गया है। कह रहा है कि अगर नहीं लाए तो गोली मार दूंगा। यहां ऐसी चीज मिलेगी कहां? जो लोग इस काम के लिए आते हैं अपने साथ लेकर आते हैं। यहां इधर उधर जो 2-1 हैं, वे तो घाट की मुर्दा औरतें हैं, यूं ही गोली मार देगा। और अगर कोई लाकर उसके सामने पेश कर दे तो कुपित होकर काट काट कर मार डालेगा। क्या कहता है? मगनी चाहिए।
मैंने इतना बड़ा होकर पूछताछ की, तौबा करता हूं, कहाँ मगों के बीच ऐसा बेहुदा मामला नहीं होता। हाँ, अगर औरतें इधर उधर कुछ कांड कर भी बैठें तो समाज से बाहर नहीं होती, ब्याह हो जाता है, वो भी अपने लोगों के भीतर का मामला। ऐसा बेतुका कांड कभी नहीं सुना, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। कहा है 12 जंगल 13 खेत छान कर लाओ, जाओ रात 12 बजे तक मोहलत। मेरे भी 12 बज गए, कहाँ पाऊं कहो, पान लेकर ही बैठा हूं साहब, चूना तक नहीं। अपारगिता की बात कहने गया था, बंदूक की नली से नहीं मारा, कुंदे से मारा है। मेरी खोपड़ी की हालत भी वैसी हो गई है, घर से निकाल दिया है, नौकरी एक कलम में खत्म कर दी। अचानक चाचा ने आवाज नीची की, खुराक खर्च कितना? मरफत उछल पड़ा, ऐसी चीज हो जाए तो इनाम बड़ी रकम। कान में कह दिया मरफत ने, दलाली का हिस्सा वो नहीं लेगा, उसकी नौकरी बची रही है, उसके लिए काफी दलाली है। थोड़ी दूर अलग खड़ी है पंचमा। चाचा ने एक बार उसकी ओर देखा। इस अभागी नजर नचाई लड़की से उसे क्या मिलेगा? एक पैसा भी बचा नहीं सकी, बस उड़नछू बनकर घूमती रही। क्यों? यूं भी बर्बाद और वैसे भी बर्बाद, तो फिर बेकार में सस्ते में क्यों बेचूं? चाचा राजी हो गया। भावता देकर पंचमा को डाक बंगले में लाया गया। उसने पहले ही अंदाजा कर लिया था कि उसे कोई बहुत कठोर सजा सहनी होगी। शायद किसी पक्के कमरे में हमेशा के लिए बंद कर देंगे, शायद 20 साल पार करने से पहले छूटेगी ही नहीं। लेकिन इतना भयानक कुछ होगा ये तो वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इससे तो जिंदा बाघ के मुंह में फेंक देना बेहतर था। बहुत बेहतर था टुकड़े टुकड़े करके काट डालना। ऐसा कांड तो साहब भी अंदाजा नहीं कर पाए थे। जान की पूरी ताकत लगाकर पंचमा चीख पड़ी, लेकिन बस्ती से बाहर सुनसान नदी के एकांत में उस चीख को कौन सुनता? पर चाचा ने कान खड़े करके एक बार जरूर सुना। मरफत शेख झिड़क पड़ा, तू अभी तक खड़ा क्यों है? मुट्ठी भर पैसा मिला है, एक पूरी बोतल मिली है, सीधे घर चला जा, फजर के वक्त लड़की को भेज दिया जाएगा। उस रात कब बीती चाचा को कोई खबर न रही। पंचमा फिर कभी घर लौट न सकी। लॉन्च में बिठाकर साहब उसे सदर ले गया। वहां उसकी लुंगी उतरवाकर फ्रॉक पहनाई गई, जूते पहनाए गए और उसकी पीठ तक आती सुनहरी चोटी भी गर्दन से सटाकर काट दी गई। उसे मीम साहब बनाया गया। अंत में उसे कलकत्ता भेज दिया गया। और इसी कलकत्ता में वेल्सली के उस पार एक गंदी गली के भीतर एक गुमसुम से घर में उसकी मुलाकात सतीश कौर से हुई। सतीश तालापाड़ा के हरीश कौर का बेटा था। मगपाड़ा के बंदरगाह में उसने नया मनीहारी का दुकान खोला था, इसलिए सौदेबाजी के सिलसिले में कलकत्ता आया था। वो अब एक उठता हुआ बड़ा आदमी बन गया था, इसलिए अब उसका उड़ बढ़ने का शौक था। थोड़ा सा बखोला, नहीं तो बड़ा आदमी होने का मजा ही नहीं। और उसकी अमीरी भी काफ़ी ऊंची जात की थी। देशी चीज़ों में उसे मन नहीं लगता, इसलिए बिलेती विदेशी चीज़ों की तलाश में वो इस पार आया था। ठीक 16 आना नहीं होगा, 6-7 आना हो सकता है। क्या? ट्यास फेरिंगी नहीं, बर्मी आना बुरा नहीं। सतीश ने मन में हिसाब लगाया, जो नया है और अज्ञात है वही पसंद है। घर में प्रवेश करते ही सतीश ने कहा, तुम बर्मी नहीं, तुम मगनी हो, है ना? पंचमा हंसी करुण भाव के साथ। ओह कैसे झझक, आहा, वही मगी बंगाल का तान, वही अनुपम मिठानी। पंचमा की छाती के भीतर सतीश की उत्सुकता उभर आई। उसने हाथ बढ़ाया और पंचमा का हाथ पकड़ लिया। अरे तुम जो मैं देखता हूं हमारे देसी लोग। बता, यहां कैसे आई? उस हादसे की बात सुनोगे तो तुम रो पड़ोगे। पंचमा की दोनों आंखों से छलक कर पानी बह पड़ा। जैसे कितने जन्मों का जाना पहचाना कोई सामने बैठा हो, वैसे ही वह बिना रोक टोक अपने दुख की बात, अपने अपमान की कहानी कहने लगी। और उसकी टूटी फूटी मग्गी बंगला में सतीश की आंखों के सामने तैरने लगा वह बादलों से भरा आसमान, फन उठाए नदी, लहरों में हिलते अपार धान के खेत। जो धुंधली सी कथाएं उसने पहले सुनी थी, वही अब इस कमरे की दीवारों पर साफ अक्षरों में लिखी हुई इतिहास बन गई थी। जिस लड़की को लेकर पूरे मग मुल्क में बदनामी की आग जली थी, वहां आज बुझती हुई एक मैली दिया बनकर टिमटिमा रही थी। अचानक सतीश ने पंचमा के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। इस ईंट पत्थर के देश को छोड़कर अपने देश वापस चलोगी? पंचमा मुस्कुराई। मैं थी राजकुमारी, अब हो गई हूं जल की परी, मुझे जगह कौन देगा? मैं जगह दूंगा, मेरे साथ रहोगी? पंचमा सिर झुकाए खड़ी रही। लेकिन अगर वह ऐसा कर पाया तो सतीश का सिर कितना ऊंचा होगा, कितना नाम होगा, कैसी बड़ी करामात होगी। जिसे एक दिन जिले का अंग्रेज कलेक्टर गायब करवा चुका था, उसे वह वापस निकाल लाया है उसे अपने देश में, अपने इलाके में। और कोई जगह दे या ना दे, वह देगा। उसे अपनी पूरी निगरानी में रखेगा, सीना तान कर चलेगा, ढिंडोरा पीट कर। कितना बड़ा सुनाम! बदनामी का सुनाम! कैसी महिमा है! बदनामी ना हो तो कोई बड़ा आदमी कैसे बने? क्या कुछ बोल नहीं रही? मुझसे डरती हो क्या? नहीं, पंचमा को अब डर वडर किस बात का? वो बाघ से लड़ चुकी है, कालकूटे सांपों से, अब इंसानों की किसी बेवफाई से उसे डर नहीं लगता। तो फिर अपने देश लौटने का मन नहीं करता? मन में भूचाल समझ गया।
इतने दिनों में किसी ने भी उसे उसके देश की बात नहीं सुनाई थी। उसका भी तो एक बीता हुआ जीवन था, उसके सुख की बातें। क्या उस धागे को पकड़कर वो फिर से अपने आशा राज्य, अपने स्वप्न राज्य में लौट सकती है? क्या ये संभव है? भराई हुई चमकती आंखें उठाकर पंचमा ने उसकी ओर देखा। बोली, तुम मुझे ले जाना चाहते हो? क्या कहती हो? मन ना होता तो तुम्हारे पास आता ही क्यों? इतनी देर बैठा क्यों रहता? तुम मुझसे शादी करोगे? अब इसमें और क्या कहना बाकी? इससे ज्यादा चकाचौंध की बात और क्या होगी? साथ रहेंगे लिए तो उस एक रस्म को क्यों छोड़ा जाए, बल्कि वही रस्म हो जाए तो घटना और भी ज्यादा सनसनीखेज होगी। करूंगा, शादी करूंगा तुमसे। शादी का नाम सुनते ही पंचमा पिघल गई। उसका सीना भराया। कितने दिनों से उसके मन में एक ही चाह थी, एक शादी, बस एक शादी। कितने दिनों से विदेशी के हाथों उसकी जाट टूट चुकी थी। अब किसी मग के साथ उसका समाज जीवन नहीं चल सकता। अब अगर कोई और विदेशी उसे शरण थे तभी वो इस देश से छुटकारा पा सकती है। सतीश विदेशी कहाँ, एक ही भाषा बोलते हैं वे, पास पास के गांवों में रहते हैं, चाल चलन सब जाना पहचाना। वो तो अपना आदमी है, एक ही दिन में भरोसा थोड़े ही होता है। सतीश बार बार आने जाने लगा। इतना आना जाना किस लिए? आजकल ही ले चलो ना मुझे। पंचमा ने कपड़े बदले, फ्रॉक छोड़कर फिर लुंगी पहनी थी, अब लुंगी छोड़कर साड़ी पहनी, मांग और माथे में सिंदूर भरा, पैरों में आलता। हम तो तुम्हारे देश की बांग्लिन नहीं, हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ सिंदूर पड़ते ही शादी। हाँ, हम जानते हैं। अब पंचमा का रोना थमता नहीं। जो एक क्षण में गिरी हुई थी उसी क्षण में पाली गई। वो लौट चली दक्षिण के चर की ओर, अपने नए घर संसार की तरफ। जिस बंदरगाह पर सतीश की मनिहारी की दुकान थी उसी बंदरगाह पर उसने अलग कमरा किराए पर लिया। चारों ओर ऊंची बाड़ खड़ी करवा दी, दरारें छेद सब मरम्मत करवाई। पंचमा को भीतर की बहू बनाकर रख लिया। चारों ओर हड़कंप मच गया। वही पंचमा शहर घूमकर शर्म गंवाकर बहू बन बैठी है। मगपाड़ा के मातब्बरों ने फरमान जारी कर दिया, अगर वो किसी भी पाड़े में कदम रखे तो उसे दावा देकर काट डाला जाएगा। फिर भी हाट बाजार में, घाट पर इधर उधर सब ताक झांक करते फिरते हैं। बस एक बार पंचमा को देख लें, देखें तो सही उसकी हालत कैसी हुई। बीबी से बहू बनने पर वो कैसी दिखती है। लेकिन सूरज तक उसका चेहरा नहीं देखता तो बाहर के लोग क्या देखेंगे? घर की पर्दे में बंद किसी देहाती बहू की तरह ही वो कैद है। कभी कभी दोपहर को खेतीहर औरतें, बच्चे आ जाते हैं, कहते हैं हमारा क्या, शादी हो गई है ना, तो ये तो अब गृहस्थ का घर है, गृहस्थ के घर में आने में कोई आपत्ति नहीं, बस ढीले होकर बैठ जाना, थोड़ा सुख दुख की बात कर लेना। लेकिन बात करे क्या? पंचमा के पास न कहने को कुछ है न पूछने को। एक तरफा कब तक बोलती रहे कोई, न कहने को कुछ ना सही, जानने को तो है। ये पंचमा ने उस दिन समझा जिस दिन मगपाड़ा की कोई और औरत नहीं, मंछिन आई मिलने। रूपा कहाँ है, शादी की? सब कुछ उगलने के बाद यही पहला सवाल किया पंचमा ने। रूपा नहीं, शादी विवाह नहीं किया, फुंगी हो गया है, पूरा गेरुआ नहीं पीला कपड़ा लिया है, अफीम खाता है और उस पार के ठाकुरबाड़ी में पड़ा रहता है। खाने पीने का इंतजाम कहाँ से होता है? वैसे ही रहता है ठाकुरबाड़ी में। ठाकुरबाड़ी की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता है, घर से उसके लिए भात भेज दिया जाता है। छुट्टी के दिन लकड़ी का डब्बा लेकर भीख मांगता फिरता है। उसने घर क्यों छोड़ा कौन जाने। ठाकुरबाड़ी खाली कैसे मिली? पहले जो फुंगी था उसका क्या हुआ? मर गया? नहीं, उसने फुंगी छोड़ दी, गृहस्थ हो गया। सुना है मनपसंद मातारी मिल गई, हो बूढ़ी झुड़ी पर दिल की पसंद। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी जगह ये जा बैठे। क्या संसार का सुख इसके लिए खत्म हो गया था? क्यों आया ये इतने कठोर कष्ट में? इसे किस चीज की कमी थी, किस बात की अशांति? उसकी बात तुझसे कौन करने आया है? मंछिन झुंझला कर बोली, फिर स्नेह का रंग चढ़ाकर नर्म हुई। सुन, मैं जिस काम से आई हूं, तेरा बाप तुझे बुला रहा है, जरूर घर में रखेगा, बेटी को कहाँ फेंकेगा? पर वो घर दुआर अब रहा ही नहीं। क्या हुआ? सूखी आंखों से पंचमा देखती रह गई। कर्ज के बोझ में नीलाम होकर सब बिक गया। जूत जमीन तो पहले ही जा चुकी थी, अब घर द्वार भी चला गया। तो तुम लोग अब कहाँ रहते हो? इसी बात के लिए तो तुझसे मिलने आई हूं। तेरा बाप अब डाक बंगले का चौकीदार हो गया है। एक तरह से तेरे ही कारण हुआ, तेरी ही आस में। हमेशा कहता रहा है पंचमा लौटेगी। बाप माँ का खिंचाव न रहे, मिट्टी का खिंचाव तो रहेगा ही। पंचमा ने दोनों कानों में उंगलियां दे दी। तू चल, बाप पर गुस्सा नहीं करते, अब गुस्से का रहे भी क्या गया है। चल, आजाद तरह से रहेगी। तेरे बिना तो चला ही नहीं जा रहा। हमारा अपना रूप रहा ना उम्र। ऐसी बात मुंह पर मत ला, मैं अब ब्याही हूं।
पति मिला है, मेरा घर बार बस गया है, जाओ अपना रास्ता देखो, मेरे घर के आदमी अभी आ पहुंचेंगे, कहकर पंचमा भीतर गई और किवाड़ बंद कर लिया। मंचिन के चले जाने पर वो आईना लेकर बैठ गई बाल संवारने। मांग में मोटा सा सिंदूर भरा, माथे पर बड़ी सी भाटा लगाई, फिर कमरे के एक कोने में जो छोटा सा पूजा आसन बना रखा था उसके सामने आकर शांत बैठ गई। और दिनों तो झट से एक प्रणाम करके उठ जाती थी, आज क्यों कौन जाने। चुपचाप थोड़ी देर आंख मूंद कर बैठी रही। नया स्थान मिला है, नया धर्म, ये मन प्राण से सिद्ध करने में वो व्यस्त है। उसने सतीश से कहा था हाट से ठाकुर ले आने को। सतीश मिट्टी की एक शिवमूर्ति ले आया था, गोल मटोल, आत्म भोलापन भरी, बहुत शांत स्थिर मुखाकृति। देखते देखते भीतर का मन ठंडा हो जाता है, कुछ न चाहने न पाने की शांति भर जाती है। लगता है ये भी जो है फरत तारा भी वही था। एक दिन उसी ने सतीश से पूछा, अच्छा हम फरत तारा को तुम मानते हो? सबको मानते हैं, फिर किसी को भी नहीं मानते। ना मानते तो मुझे घर में क्यों लाए, और अगर मानते ही हो पूरे सौदा आने। कहीं शांति नहीं थी। युद्ध छिड़ गया, चारों दिशाओं में सैनिक टोलियों में निकल पड़े, शहरों में, गांवों में, चरों में, बंदरों में। घर दखल का हल्ला मच गया। ज्यादा दबाव नहीं डाल सकती थी, फिर भी पंचमा ने एक बार और याद दिलाया, आज एक बार शहर चलते तो होता, रजिस्ट्रार दफ्तर, काजी की अदालत, आज ही चलेंगे रात की स्टीमर से, तुम सज धज कर तैयार रहना। सज धज कर तैयार बैठी रही पंचमा। स्टीमर की सीटी बजी, फिर भी सतीश लौट कर नहीं आया। कैसे लौटता? आज से ही घर दखल का हुक्म हो चुका था। 2 अफसरों के रहने की जगह यही तय हुई थी। सतीश ने सिर्फ खाली घर नहीं सौंपा था, सामान समेत दरवाजा, खिड़की, हक हुकूक सब कुछ सौंप दिया था। घर की कीमत बाद में मिलेगी, चल अचल की कीमत वो पहले ही ले चुका था। पहली बार डर से रोई थी, इस बार रोई दुख से, यातना से, छल से। उसने घमंड किया था अब वो कभी इंसान की बेवफाई से नहीं डरेगी, लेकिन इंसान की बेवफाई का चेहरा कैसा होता है ये वो कल्पना भी नहीं कर पाई थी। छूट मिली तो रात के आखिरी पहर, कहाँ जाएगी कुछ भी नहीं जानती थी। अंधेरा गाढ़ा होते ही पीछे का दरवाजा खोला, दबे पांव निकल गई। सामने जो झाड़ झंखाड़ मिला उसी में से रास्ता बनाती हुई भोर भोर चल पड़ी, सीधे नाक के सामने जो पड़ा उसी ओर, और जा पहुंची शोरापाड़ा के ठाकुर बाड़ी में। तब तक भोर साफ नहीं हुई थी, पंछी अभी बोलने नहीं लगे थे। देखा ठाकुर बाड़ी के फर्श पर अघोर नींद में सोया है रूपा। पैरों के पास बैठ गई पंचमा, चुपचाप, शांत। देह में असह्य थकान, असह्य पीड़ा। फिर भी मन में लगा, अपना दुख है न डर, न कुछ चाहकर न पाने का दुख, न कुछ पाकर खो देने का भय। जैसे अब कोई अपमान नहीं, कोई वंचना नहीं, अंदर सिर्फ नीरवता और निवृत्ति। एक बार बुद्ध मूर्ति की ओर देखा, नीरवता की ओर, निवृत्ति की ओर। कब जागेगा रूपा, कौन जाने। धैर्य से बैठी रही पंचमा, जागने की प्रतीक्षा करती रही। ठाकुर बाड़ी में और कोई नहीं था। इधर उधर चलना फिरना शुरू नहीं हुआ था। हर ओर बस धैर्य और स्तब्धता। कब सूरज निकलेगा पूरे तेज में, कब नींद टूटेगी। अगर पंचमा और थोड़ा धैर्य रख पाती, अगर और 1.5-2 साल, अगर 20 पूरा हो जाने देती, वो तो मंदिर पहुंच ही गई थी। लेकिन कैसे और क्या होकर। फिर एक बार ठाकुर की ओर देखा, कितनी युगों से बैठे हैं धैर्य में, समाधि में। रूपा की नींद टूटी। लेकिन आंखों के सामने ये कौन? मैं हूं पंचमा। वो तो जानता ही था, जानता था जिस दिन मैं ठाकुर घर आया हूं उसी दिन तुम भी आओगी। हमारे लिए ठाकुर घर के सिवा और कोई जगह नहीं। पंचमा फूट फूट कर रो पड़ी। अब तुम्हारे 20 साल पूरे हो गए हैं ना, और 20 के बाद भी हमारी फिर मुलाकात हुई। पंचमा सिसक उठी। जानती हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम धैर्य नहीं रख सके। संयम अगर होता तो क्या दुख होता, रोने की क्या बात थी। अब भी समय था, धैर्य नहीं था। धैर्य रखने के लिए अभी बहुत समय है। मैं यहीं रहूंगा, ठाकुर घर में, ठाकुर घर का दास बनकर। नहीं तो जाऊं कहां? मेरे सिवा तुम्हारी रक्षा और कौन करेगा? ठाकुर घर के सिवा तुम्हें मुक्ति और कौन देगा? लेकिन कहो, ठाकुर घर की दासी नहीं, ठाकुर की दासी। ठाकुर की दासी, धीरे से दोहराया पंचमा ने। ठाकुर ही शांति देंगे, ठाकुर ही आरोग्य देंगे, ठाकुर ही नया जीवन देंगे। नया जीवन सचमुच चाहती हूं पंचमा। असीम स्नेह से पंचमा के चेहरे की ओर देखकर रूपा बोला, तो कहो, क्या मैं फुंगी छोड़ दूं? आज हमें कौन रोकेगा, कौन बांधेगा? उसी गहरी ममता से पंचमा ने उसकी ओर देखा, कहा, नहीं, हमारा नया जीवन इसी ठाकुर घर में है, वृद्ध देव के चरणों में। प्रिय दोस्तों,
अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।